गाइस शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। आप सभी को स्वागत है टी एस्ट्रोनॉमी किताब पर। तो हमारा पहला चैप्टर जो है साइंस का, वो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हमारे साइंस बुक का भी, और हमारा ये वीडियो सीरीज का थर्ड चैप्टर है। हमने पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स को क्लियर किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो फिर ये चैप्टर का जो नाम है ये है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ओके, एंड इट्स इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। अच्छा, तो फिर पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टर्म केमिकल रिएक्शन से। आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसा होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसा चेंज होता है। अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो फिर यहाँ पर एक ऐसा चेंज हुआ है इनिशियल सब्सटेंस का। अगर मान लो इनिशियल सब्सटेंस के पास नेचर एंड आइडेंटिटी जो था वो था ए एंड बी। अगर उसके पास ए नेचर था एंड बी नेचर था, अब वो रिएक्शन के बाद वो बी बन गया। अब अगर वो एक्स था, पहले इनिशियल सब्सटेंस एक्स था, रिएक्शन के बाद अगर वो वाई बन जाता है तो फिर वाई के पास ये सब नहीं होंगे। हो सकता है साथ में और कुछ ऐड हो, या फिर यहाँ से ये हट गया हो, ए रुका हो, मतलब कुछ भी जो है, मतलब somewhat nature and the identity of the initial substance is somewhat changed। यही होता है केमिकल रिएक्शन में। ओके, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है इनिशियल सब्सटेंस का, वो फाइनल प्रोडक्ट के पास नहीं होता है। ओके, इतना है केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो, केमिकल इक्वेशन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। अगर मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा Mg+O2, मतलब मैग्नीशियम का, जब हम उसे बॉन्ड करते हैं, ओके, तब क्या होता है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है। अच्छा, मैं आपको पूरा एक्टिविटी से करता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। आपको पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, फिर उसे क्लीन करना है। किससे? सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रब करके उसे पहले क्लीन करना है। वैसे अभी आपको कमेंट करना है कि उसे क्लीन करना क्यों जरूरी है। उसे बॉन्डर के हेल्प से बॉन्ड करने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। अच्छा, वो क्लीन जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको वो मुझे कमेंट में बोलना है। ओके, अब देखते हैं आगे। उसको आपको क्लीन करना है, फिर उसे पकड़ के बर्नर के हेल्प से उसे बर्न करना है। ओके, बर्न करना मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। अगर रिएक्ट करोगे और वो बर्न करेगा तो फिर क्या होगा, उधर आग जलेगा, मतलब एक फ्लेम क्रिएट होगा। वो जो फ्लेम क्रिएट होता है, मैं अभी इसका ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, वो जो फ्लेम क्रिएट होता है वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मतलब बहुत ही चमकदार, मतलब चमकते चमकते हुए वो जलता है। ओके, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से वो जलता है। मतलब मैग्नीशियम रिबन जो था उसका जो कलर था स्टार्टिंग में वो था साइनी ग्रे। साइनी ग्रे, ओके, ये था उसका पहले का कलर। फिर उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का कलर क्या, मतलब ऑक्सीजन का कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं है। ओके, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस भी। वो ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर वो फॉर्म क्या करता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो जलते हुए फॉर्म करता है एक प्रोडक्ट जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फॉर्म होता है, और इसका जो कलर होता है ना, ये होता है, मतलब ये एक व्हाइट पाउडर है। ओके, मिनरल है, एक मिनरल है, व्हाइट पाउडर है ये होता है पूरा इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन नहीं, देखो अभी मैं आपको जो रिएक्शन बोला, इसको बोलने के लिए बहुत टाइम लगा।
अगर हम ऐसे ही सभी रिएक्शन को बोलेंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए मतलब यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए ज्यादा लिखना पड़ता है या फिर ज्यादा बोलना पड़ता है। अगर मैं थ्योरेटिकली आपको एक रिएक्शन बोलूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत मुश्किल भी है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट बनाते हैं इसका, जैसे हम इजीली एक रिएक्शन को बोल सके। ओके, देखो हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, एंड के लिए बस एन डी लिख लेते हैं, वाई ओ यू के लिए ओनली यू लिख लेते हैं। ठीक वैसे ही ये जो है ना मैग्नीशियम, आईयूपीएसी नाम है इसका मैग्नीशियम, इसका एक सिंबल भी होता है। ओके, इसका एक सिंबल होता है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट टू लेटर या फिर उसके बीच में ऐसे नहीं कोई लेटर को चूज किया जाता है। अगर पहले से वो है एग्जिस्ट करता है तो फिर कोई और आइडिया से यहाँ से कुछ लेटर को निकाल के उसका सिंबल बनाते हैं। जैसे इसका जो सिंबल है वो है एमजी। ओके, इसका सिंबल है वो एमजी है। तो फिर ऐसे ही सभी का आईयूपीएसी नेमिंग से कुछ ना कुछ सिंबल्स होता है। वैसे ही एक्टिविटी 1 जो था उसको हम इससे डिस्क्रिप्शन में ना लिख के, उसका जो रिएक्शन था उसका डिस्क्रिप्शन जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम एक वार्ड इक्वेशन लिखेंगे। वार्ड इक्वेशन वो क्या है, मैग्नीशियम के लिए हम बस इधर मैग्नीशियम ही लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये भी वही केमिकल रिएक्शन है, बट देखो कितना छोटी जगह पर और कितना जल्दी में इसे बोल दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लस ऑक्सीजन है मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर ये बॉन्ड कर रहा है, पता चल रहा है। ओके, तो फिर ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे ये जो था ये वार्ड इक्वेशन था, इसे हम केमिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं। अच्छा, हम इसे केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे, मतलब यहाँ पर जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के बदले हम क्या करेंगे, इसका सिंबल यूज करेंगे, फिर ऑक्सीजन के बदले में उसका सिंबल यूज करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बदले में हम उसका सिंबल यूज करेंगे और ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। देखो ये कितने शॉर्ट में पूरा इक्वेशन को हमें बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो फॉर्म हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्सीडेट प्रोडक्ट है और ये जो है रिएक्टेंट्स है। ओके, देखो हम आखिर हम जो केमिकल इक्वेशन है इसके बारे में जरा जानते हैं पहले। ओके, फिर जानेंगे इसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। ओके, फिर बैलेंसिंग सीखेंगे, बहुत कुछ है। अब देखते हैं पहले, देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, कुछ केमिकल सिंबल्स दिख रहे हैं, बीच में प्लस है और ये एरो मार्क है, ये सब दिख रहे हैं। अच्छा देखो आपको यहाँ पे बीच मतलब कुछ लग रहा है ना, मतलब ये सब एक साइड लग रहे हैं और ये अलग साइड लग रहा है। देखो बीच में ये एरो है। अच्छा बीच में क्या क्या हो सकता है, बीच में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ओके, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये जो होता है ये इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर जो ये जो है ना, मतलब बोथ साइड अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर ये मतलब हमें इस चैप्टर में बस इसे ही डील करना है, मतलब इसके साथ ही हमें खेलना है। तो फिर ये क्या है, खेलना है मतलब मैं बोला बस, मतलब इसे ही हमें यूज करके केमिकल इक्वेशन को बनाना है। अच्छा ये क्या है, ये है नेट फॉरवर्डेड रिएक्शन, इधर भी वही बना है, नेट फॉरवर्डेड रिएक्शन। ये होता है नेट फॉरवर्डेड रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन का बस एक डायरेक्शन दिखाता है और एक ही डायरेक्शन होता है। और देखते हैं इसके एलएचएस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं। अच्छा ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स मतलब वो स्पेसिस होता है, वो एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, आयंस या फिर ग्रुप ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं। ओके, जो स्पीसीज रिएक्ट करता है या फिर जो विच अंडरगो रिएक्शन, ओके, वो होते हैं रिएक्टेंट्स। और जो फॉर्म होते हैं, ओके, रिजल्ट के
तरह जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। एक हो गया रिएक्टेंट और एक और हो गया हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, हम सभी रिएक्टेंट अगर मान लो दो रिएक्टेंट है तो फिर हम क्या ऐसे दो लिख लेंगे Mg और एक मान लो O2 है तो फिर MgO2 ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसे नहीं, बल्कि अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट है तो फिर हमें क्या करना है, बीच में प्लस साइन देना है। प्लस साइन देना मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और जो फॉर्म हो रहा है वो एरो के बाद लिखना है। ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, मतलब कुछ ऐसा होता है रिएक्टेंट, मान लो ये है रिएक्टेंट 1। ओके, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 गिव्स, ये उधर होगा। ओके, अभी तो ये नीचे साइड हो गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं हुआ सही से। अगर यहाँ पर एरो होगा, ओके, यहाँ पर एरो होगा एंड यहाँ पर निकलेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 ऐसा भी होगा। यहाँ पर ओनली एक रिएक्टेंट भी हो सकता है। वैसे वो सब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में देखेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। ये तो वार्ड इक्वेशन जैसा ही, अभी इसका भी मतलब इंपॉर्टेंट है। वार्ड इक्वेशन में हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें, नहीं ज्यादा मिल रहा है। देखो कैसे, वहां पर हमें सिर्फ ये मिल रहा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब किसका कितना मोल जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो हमें पता नहीं चलता था। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो हम पहला एग्जांपल देखते हैं, ये इसे देखेंगे। ओके, इसे ही देख लेते हैं। इसको बैलेंस करोगे तो फिर कुछ ऐसा बनेगा, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये है केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर दो मैग्नीशियम का मोल एक O2 का मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये इतना इंफॉर्मेटिव अब बन गया। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम लिखते, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फिर ये इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता। ओके, अब इसे हम और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे? देखो, मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है, यहाँ पर तुम ब्रैकेट में S लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर स्पेस नहीं है, वरना मैं अभी यहाँ पर मतलब इस साइड में लिखता। अब देखो ये गैस है तो फिर यहाँ पर तुम G लिख सकते हो एंड यहाँ पर ये भी सॉलिड है इसलिए तुम S लिख सकते हो। वैसे सॉलिड को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेटर S सॉलिड के लिए। और लिक्विड के L होता है यूज लिक्विड के लिए, और G यूज करते हैं हम गैस के लिए। ओके, अगर मान लो दो सॉलिड जो है अगर वो रिएक्ट करके गैस मतलब एक प्रोडक्ट तो निकल रहा है, मतलब एक सॉलिड या फिर लिक्विड कुछ भी निकल रहा है, उसके साथ एक गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है। अगर एक गैस इवॉल्व हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे G ना लिख के वहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो वहां पर एक हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है तो फिर हम H लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक ऐसे एरो दिखा लेंगे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर ये बन जाएगा हाइड्रोजन जो है वो गैस इवॉल्व हुआ है। ओके, अब एक और भी है AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ये क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट वो वाटर होता है। अगर सॉल्वेंट और कुछ होगा और वो एक सॉल्यूशन होगा तो फिर हम उसे एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट वाटर है तभी हम उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और वैसे जो फिजिकल स्टेट हम लिख रहे हैं ना SLGAQ, ये मतलब ऐसे लिखना कंपल्सरी नहीं है। ओके, ऑप्शनल है। अगर तुम लिखोगे तो फिर ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगा, अगर ना लिखते हो तो फिर भी सही है। अच्छा, ऐसे हम इसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। अच्छा, और कोई भी आइडिया है क्या, मतलब इसे हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे? अगर मान लो A B के साथ रिएक्ट करके C बना रहा है और वो ऐसे प्लेस में बना रहा है जहां पर टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये टेम्परेचर उसे ना मिले तो फिर ये रिएक्शन भी नहीं होने वाला है। तो फिर इसे भी हम इस केमिकल इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो एरो है ना, इस एरो को हम याइल भी बोलते हैं, याइल। ओके, इस याइल के ऊपर हम इसको दिखाएंगे।
या फिर अगर मान लो कुछ टेम्परेचर कुछ है, अगर हमें पता नहीं या फिर पता है फिर भी हम यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे यहाँ पर एक ग्रीक लेटर होता है डेल्टा। डेल्टा ये है डेल्टा, ये ट्राइंगल की तरह जो दिख रहा है ये डेल्टा है। ओके, मतलब डेल्टा मतलब ये शो करता है कि यहाँ पर एनर्जी एड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब यहाँ पर तुम डेल्टा के मतलब में ऐसे भी अगर कुछ इक्वेशन में लिखा है, मान लो यहाँ पर H से भी लिखा है एंड यहाँ पर C है, तो फिर तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी यहाँ पर यूज हुआ है सी फॉर्मेशन के लिए या फिर ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए। अब देखो यहाँ पर लाइट एनर्जी यूज नहीं है या फिर हीट एनर्जी भी यूज नहीं है, और यहाँ पर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहिए। मान लो 13 एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहिए, एटीपी चाहिए। 13 एटीपी में ही ये रिएक्शन होता है। तो फिर तुम्हें क्या करना है, सेम वही लिखना है A प्लस बी एंड फिर याइल के ऊपर 13 एटीपी। मतलब ऐसे जो कंडीशंस होते हैं ना, इसको हम याइल के ऊपर या फिर याइल के नीचे शो कर सकते हैं ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। अच्छा, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें? बैलेंसिंग सीखे, चलो सीखते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। मान लो एक केमिकल इक्वेशन है Al4C3, और ये होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। ओके, अगर ये रिएक्ट करता है H2O से तो फॉर्म करता है LOH ट्राइस प्लस CH4। ओके, तो फिर इसे हमें बैलेंस करना है। तो अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो हमारे बुक में जो गिवन है हीट एंड ट्रायल मेथड। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सभी जो एलिमेंट है उनको लिखना पड़ेगा। वैसे अगर आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो फिर वो बेस्ट रहेगा। जैसे आप अगर ऐसे करेंगे, मेटल पहले, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अगर आप इस एक फ्लो से या फिर ऐसे पैटर्न से अगर आप करते हो तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बीच में। अब देखते हैं पहले हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं H एंड फिर यहाँ पर O, और सबका रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है या फिर मोल से, फिर प्रोडक्ट साइड में। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के चार एटम है और यहाँ पे एक एटम है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाने के लिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो फिर हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। चार मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो ये यहाँ पर भी 4 हो गया। एल्यूमिनियम तो हो गया बैलेंस। अब देखते हैं C कार्बन, ये नॉन मेटल, इसकी बारी। अब यहाँ पर देखो 3 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, तो फिर हमें यहाँ पर 3 कार्बन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 कार्बन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, कार्बन 3, यहाँ पर भी कार्बन 3 कार्बन भी बैलेंस। अब देखते हैं क्या, अब प्रायोरिटी किसके है, ऑक्सीजन की। तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और क्या, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 3 है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, ये भी बैलेंस हो गया। ओह सॉरी, हाइड्रोजन में लिख लिया था, ऑक्सीजन में लिखना था। ओके, अब हाइड्रोजन की बारी। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 6 है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 3 चौका, यहाँ पर 12 हो गए और यहाँ पर 12, मतलब 26 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर है ओनली 6। तो फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ओके, इधर 6 हाइड्रोजन है और इधर 24 हाइड्रोजन है, तो फिर यहाँ पर 6 इंटू, यहाँ पर 6 है तो फिर इंटू 4 करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर पहले हम 3 लिख चुके हैं, तो फिर इंटू 4 करने से यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, यहाँ पर 24 एंड यहाँ पर भी 24।
अब पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि चारों अभी बैलेंस है या फिर बीच में कोई अनबैलेंस हो गया है। पहले देखते हैं एल्यूमिनियम से 4, इधर भी 4, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। अब यहाँ पर सी क्या है, 3 कार्बन, और यहाँ पर भी 3 कार्बन, ये भी बैलेंस। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, ओके यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर अभी 12 हो गया है। ओके तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 4 into 3, ओके 3 into 4 means 12। यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और यहाँ पर क्या बचा, लास्ट को H, और H को हमने पहले से कर लिया है, मतलब सबसे लास्ट गया है तो फिर वो अनबैलेंस होने की कोई भी चांस नहीं है। मतलब फिर भी कर लेते हैं, देखो 12 into 2 मतलब 24, और यहाँ पर भी 4 into 3 मतलब 12, और फिर यहाँ पर भी 4 into 3 मतलब 12, तो फिर ये हो गया 24, और यहाँ पर 2 into 12 मतलब 24, ये दोनों भी बैलेंस, तो फिर हाइड्रोजन भी बैलेंस। और ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जो पहले जो इक्वेशन था वो था Al4C3 प्लस H2O गिव्स AlOH ट्राइस प्लस CH4, इसे हमें बैलेंस करना था। यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, एंड यहाँ पर 3, एंड यहाँ पर 1, ये ऐड कर देने से ये बैलेंस हो जाता है। ओके समझे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी फॉर्मूले से करेंगे दूसरा वाला भी। और अब देखते हैं हम Mg3N2 plus H2O gives Mg H plus H and 3। ओके ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले प्रोसेस में किया था, ठीक वैसे ही इसे भी हमें बैलेंस करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। और अगर आपने अभी ट्राई कर लिया है तो फिर हम भी ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें सेम ही करना है। यहाँ पर कितने मैग्नीशियम के एटम है, देखो 3, और यहाँ पर 1, ओके यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो फिर यहाँ पर हमें 3 मल्टीप्लाई करना है। ओके यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो फिर यहाँ पर भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके ये अब ये हो गया। अब देखते हैं O, ऑक्सीजन की बारी। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो फिर हमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4, एंड यहाँ पर 2, एंड यहाँ पर 3, मतलब 5। ओके यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। अब कैसे करेंगे, 2 में कितने गुना से 2 में कितना गुना करने से 5 आता है। अब आपको क्या करना है, ठीक वैसा ही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 5/2 को मल्टीप्लाई कर दे। ओके 5/2। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से 2 कट, और ये बन जाएगा 5, और यहाँ पर 2, एंड यहाँ पर 3। ओ सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 6, एंड यहाँ पर 6। ओके तो फिर हाइड्रोजन जो है वो है 12। अब यहाँ पर भी तुम्हें 12 लाना है, तो फिर यहाँ पर तुम 6 ऐड करोगे। ओके अब पहले से मेटल को जाते हैं। देखो मेटल में यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3। ओके तो फिर Mg जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब N की बारी। N देखो यहाँ पर 2 है, और N जो है यहाँ पर भी 2 ही है, तो फिर ये भी बैलेंस हो चुका है। ओके Mg एंड N जो है ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब O की बारी। देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के एटम है, और यहाँ पर है 2 into 3 मतलब 6, ये भी बैलेंस है। और जो हाइड्रोजन है देखो यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर 2, एंड फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, तो फिर ये 6, और यहाँ पर भी 6, मतलब ये 12 हो गए। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी 12 है, तो फिर ये भी बैलेंस हो चुका है। ओके अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं MnO2
MnO2 प्लस HCl, ये क्या गिव करते, मतलब ये जो फॉर्म में इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये तो रिएक्टेंट साइड हो गया। प्रोडक्ट साइड में जो निकलेगा वो होता है MnCl2 प्लस 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 H2O प्लस Cl2, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब इसे बैलेंस करना है आपको, एबीसीडी आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से करना है, फिर कमेंट में मुझे आंसर बोलना है। जल्दी करो, पॉज करो वीडियो को, पॉज करो वीडियो को, फिर जल्दी इसे सॉल्व करो, फिर कमेंट में आंसर दो जल्दी। ओके, अगर आपने अभी दे दिया है तो फिर मैं अभी एबीसीडी मेथड से इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो फिर एबीसीडी मेथड में क्या करना है, आपको यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे सी लिखना है, यहाँ पे डी लिखना है, एंड ये ई भी लिखना है। 5 होगा तो ई होगा, 6 होगा तो एफ होगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो फिर देखो यहाँ पे Mn के लिए 1 है और 1 के साथ A भी है, तो फिर A इज इक्वल टू, यहाँ पर Mn कहां पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर C है, तो फिर A इज इक्वल टू C। अब यहाँ पर देखो 2A इज इक्वल टू, यहाँ पर O कहां पर है, O यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर D है, तो फिर 2A इज इक्वल टू D। अब यहाँ पर देखो H जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर B है, तो फिर B इज इक्वल टू H यहाँ पर कहां पर है, यहाँ पर है और कहां पर है, तो यहाँ पर बन गया 2D, B इज इक्वल टू 2D। अब देखो Cl के साथ भी 1 ही है और यहाँ पर B है, तो फिर B ही इज इक्वल टू, यहाँ पर Cl कहां पर है, यहाँ पर है, मतलब 2C और कहां पर है, हाँ यहाँ पर है 2E। B इज इक्वल टू 2D एंड वही B इज इक्वल टू 2C प्लस 2E। ओके, अब आगे क्या है, और आगे क्या है, और आगे तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। अब देखो यहां से आपको कुछ एलिमिनेट करके आपको साइमल्टेनियसली 2 को एक साथ सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे ही किसी को 1 पुट कर लोगे तो भी तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। देखो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर C के बदले में हम A लिख सकते हैं और इसको मान लो 2A। ओके, और 2A के बदले में हम यहाँ पर D लिख सकते हैं, तो फिर इसको लिख लो ओनली D। ओके, तो फिर 2D इज इक्वल टू D प्लस 2E, 2D इज इक्वल टू D प्लस 2E, तो फिर ओनली D क्या होगा, यहां से एक D हटा लो, यहां से भी एक D हटा लो, यहाँ पे मतलब इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स देन बोथ आर इक्वल। ओके, क्लास 9 का एक पोस्टुलेट था। तो फिर ठीक वैसे ही यहां से -D करोगे, यहां पर भी -D करोगे, तो फिर यहां से एक D माइनस होगा, ये बन जाएगा ओनली D, और यहां से एक D माइनस होगा तो फिर ये बन जाएगा 2E। अब देखो इतने 4 फॉर्मूला जो बन गए हैं, 4 फॉर्मूला जो बन गए, यहां से तुम्हें एक को 1 पुट करना है, 1 पुट कर लेना है। इसे 1 पुट करेंगे, इसे 1 पुट करेंगे, मान लो E को 1 पुट कर लें, E को 1 पुट कर लेते हैं। ओके, E को 1 पुट कर लेते हैं। देखो D इज इक्वल टू 2E एंड D इज इक्वल टू 2A, तो फिर ये यहां पर क्या हो गया, A इज इक्वल टू E भी बन गया, A इज इक्वल टू E। अब अगर E को तुमने 1 पुट किया तो A भी बन जाएगा 1, C भी बन जाएगा 1, E भी बन जाएगा, तो ये तो हमने 1 ही माना है। ओके, अब D को क्या करेंगे, देखो B इज इक्वल टू D प्लस 2E। ओके, और यहाँ पर D जो है वो 2E है, D जो है वो 2E है। ओके, D जो है वो 2E है, तो फिर D E क्या है, E 1 है, तो फिर D क्या होगा, D बनेगा 2, D बन गया 2। अब 2E क्या होगा, D बन गया 2 और 2E क्या होगा, 2E भी 2 होगा, तो फिर 2 प्लस 2 4, और B बन गया 4, B बन गया 4, और ये बन गया हमारा केमिकल जो भी था इक्वेशन, वो बन गया बैलेंस्ड। चलो इन सभी को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब ABCDE के जगह पर 1 4 1 2 1। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1। ओके, B के जगह पर क्या होगा, B के जगह पर होगा 4, C के जगह पर क्या होगा, C के जगह पर होगा 1, D के जगह पर 2 7 हाँ 2, एंड फिर E के जगह पर हम तो 1 ही ऐसे एज्यूम किया था। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एक Mn, यहाँ पर एक Mn बैलेंस, यहाँ पर अभी O देखते हैं, O यहाँ पर 2 O है, और यहाँ पर 2 O। ओके, O भी बैलेंस। अब यहाँ पर देखते हैं H, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 × 2 4 एटम, अब यहाँ पर 4 Cl के एटम है
और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 Cl के टर्म है और यहाँ पर भी 2 Cl के टर्म है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 2 + 2 4 और Cl भी बैलेंस। अब हमारा पूरा जो केमिकल फॉर्मूला था वो बैलेंस हो चुका है, केमिकल इक्वेशन था वो पूरा बैलेंस हो चुका है। और आपने भी शायद सही, हाँ आपने भी सही जवाब दिया है कमेंट में, वाह तालियां। तो फिर ये तो हो गया आपका होमवर्क एक जो था। आपको क्या पहला होमवर्क आपको क्या था, मतलब आपको कमेंट में पहला आंसर क्या देना था, क्या मैग्नीशियम रिबन को आप पहले एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम पहले क्लीन करते हैं, तो फिर उसे हम क्लीन क्यों करते हैं, उसे बॉन्ड करने से पहले हम उसे क्लीन क्यों करते हैं, आपको वो कमेंट में देना था। इसका जो था ये वाले रिएक्शन का एबीसीडी मेथड में तो मैंने बोल दिया, आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप कमेंट में नहीं बोलते तो फिर भी कोई बात नहीं, आप लेकिन खुद से इसे पॉज करके ट्राई करना। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देख लेंगे, क्या भी टाइम हो रहा है, आगे बढ़े। कोई बोल दो भाई, कोई बोलता ही नहीं। ओके चलो एक इजी लेते हैं, ओके एक इजी वन लेते हैं। मान लो क्या लेंगे, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। इसे आप एबीसीडी से प्रूव करना है, मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से करूंगा, आपको एबीसीडी से करना है। ओके, आप इसे अभी पॉज करके दोनों से भी कर सकते हो। ओके, दोनों से कर लो भाई, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, अपना ही फायदा है। ओके, देखो यहाँ पर एक Fe की एटम है और यहाँ पर 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 ऐड कर लो। और यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, लेकिन अब जब यहाँ पर 4 ऐड कर लिया ये 8 बन गया। ये 8 है, ये 2 है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर भी 4 कर लो। अब देखो ये शायद बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, और ये बन गया बैलेंस। अब एबीसीडी से भी मैं कर लेता हूँ, तुमने तो ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। ओके, मैं अभी एबीसीडी से कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ए बी सी डी। ओके, और देखो यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर A है, तो फिर A इज इक्वल टू, यहाँ पर Fe3 है और यहाँ पर C है, तो फिर ये बन गया 3C। अब यहाँ पर 2B है, देखो हाइड्रोजन 2B, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2D इज इक्वल टू 2D, मतलब डायरेक्ट लिख लो ना, B इज इक्वल टू D। ओके, B इज इक्वल टू D, और आगे क्या है, B इज इक्वल टू O के साथ रिलेट करो, B इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 4C, 4C। ओके, 3C इज इक्वल टू A, 4C इज इक्वल टू B, D इज इक्वल टू B। देखो किसे हम 1 मानेंगे, देखो अगर इसे 1 मानते हैं ना तो फिर ये कुछ 1/3 ऐसा बनने वाला है। इसे भी अगर हम 1 मानेंगे ना तो ये 1/4 ऐसा कुछ बनने वाला है। चलो हम C को 1 मान लेते हैं। ओके, C को 1 मान लेते हैं, C इज इक्वल टू 1, तो फिर A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, और D इज इक्वल टू B, मतलब D इज इक्वल टू ऑल्सो 4। अब देखो ये बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर C के जगह पर 1 पुट कर लो, C के जगह 1, D के जगह 4, B के जगह 4, और A क्या है, A क्या है 3। देखो 3Fe 8H2 मतलब 8H, यहाँ पर भी 8H, यहाँ पर 4O, यहाँ पर भी 4O, ये बन गया बैलेंस दोनों फॉर्मूला के हेल्प से। देखो ये होता है क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसको प्रिंसिपल लेके हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। अच्छा, ये तो समझ गए। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे मेन फंडामेंटल, मतलब कुछ भी बोल दो उसे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल। ओके, वैसे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल तो कुछ अलग लेवल के हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सही से ध्यान से सुनना है। देखो पहला जो है ये, लेकिन ये जो है ये 4 तरह का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप नाम से इसे समझ सकते हो। फिलहाल हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो C+O2 CO2। ओके, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, पहला हेडिंग ले लेते हैं यार। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, पहला एग्जांपल हमने ले लिया है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। Mg+O2
MgO, MgO plus CO2, MgCO3। अब और भी इसका एग्जांपल है, जैसे S plus O2, SO2। अब SO2 plus O2, SO3, ये भी हो सकते हैं। O2 plus O, O3, ओजोन। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है उसे इसका। ओके, वैसे देखो ये सब देख के तुम्हें क्या लग रहा है, एक जनरल फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा कि A प्लस B गिव्स AB, ऐसा कुछ इसका जनरल फॉर्मूला जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही फॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करे तो अभी वो हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन हो रहे हैं सब। ओके, तो फिर इसका तुम ऐसे भी कुछ दिखाए, मतलब इसका एक और भी, मतलब एक और नहीं, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे CA प्लस O, CaO। ओके, अब देखो CaO ही उसको अगर हम H2O से रिएक्ट करेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा बनेगा, CaOH ट्वाइस, और यहाँ पर हीट भी निकलता है। ओके, हीट भी निकलता है एक्सेसिव अमाउंट में, बहुत ज्यादा। ओके, वायलेंटली मतलब रिएक्ट करता है और हीट बहुत ज्यादा निकलता है। अब देखो अगर इसको तुम CO2 से ऐड करोगे तो फिर क्या होगा। वैसे अभी जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो तो इसका एग्जांपल नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ना क्या जाता है तुम्हारा, CaOH ट्वाइस प्लस CO2, ये क्या बनता है CaCO3 प्लस H2O। देखो इसे हम बोलते हैं क्विकलैंड। ओके, CaO को हम बोलते हैं क्विकलैंड, और इसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लाइम, SLKED लाइम, और ये होता है क्विकलैंड, और ये होता है लाइमस्टोन। ओके, अब देखो जो CaCO3 होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो होता है, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है, मार्बल। ओके, घर में जो लगता है मार्बल। वैसे ये जो होता है ना CaCO3, ये मतलब घर का जो पेंटिंग होता है उसके ऊपर ये दिया जाता है, मतलब CaOH ट्वाइस को दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है। मतलब ये फिनिशिंग देता है। ओके, अलग तरह के फिनिशिंग देता है। वैसे ये जो है ना, ये बहुत ही स्लोली, मतलब ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही स्लोली होता है। सॉन्ग निकाल देगा ये। ओके, देखो ये बहुत ही स्लोली होता है ये वाला रिएक्शन, और जब ये CaCO3 बन जाता है, ये क्या होता है अगर तुम इसको हीट करोगे तो फिर ये बन जाएगा और कुछ। अब देखो ये है CaCO3, अब अगर तुम इसे हीट करोगे, हीट करने के लिए डेल्टा बोला था, याद रखना। ओके, डेल्टा, ग्रीक लेटर डेल्टा। अच्छा, अगर तुम इसे हीट करोगे तो फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले वाले नजर CaO CO2 ये कुछ बन जाएगा। ओके, CaO प्लस CO2। अब तुम इसे ध्यान से देखो, ये कुछ मतलब इसका उल्टा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, A प्लस B गिव्स AB, और यहाँ पर तुम्हें कुछ इसका उल्टा दिख रहा है, AB गिव्स A प्लस B। ऐसा ही कुछ है ना, तो भी इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता था, एक से ज्यादा रिएक्टेंट खुद से कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट एनर्जी में आके, मतलब उसके ऊपर कुछ एनर्जी अप्लाई होता है, फिर वो टूट के डिस्प्लेस होके कुछ अलग अलग मतलब पार्ट हो जाता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है वो, और CaCO3 बन गया। यहाँ पर हीट एनर्जी के अप्लाई होने के बाद CaO और CO2, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाया, फिर हेडिंग डाला। वाह भाई वाह। ओके, देखो ये पहला एग्जांपल है हमारा। वैसे इसमें क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, अगर एनर्जी नहीं दोगे ना तो फिर वो ब्रेक डाउन नहीं करता है। फिर इसे मिटा लेता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो बहुत सारे एग्जांपल हो गया, तो कुछ नहीं लिखना है उसके बारे में। अब पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं। ओके, देखो यहां पर तुम्हें हीट चाहिए ही चाहिए होता है, अगर हीट नहीं दोगे तो फिर ब्रेक डाउन क्यों करेगा, कैसे करेगा।
कुछ तो हीट या फिर लाइट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या उसे कुछ एनर्जी तो चाहिए ही। मतलब देखो एनर्जी के टर्म में भी हम रिएक्शन को दो तरह से डिवाइड कर लेंगे, एक है हमारा एक्सोथर्मिक और एक हमारा एंडोथर्मिक। आप नाम से ही गेस कर रहे होंगे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडो मतलब ये अंदर जाने की तरह लग रहा है और एक्सो मतलब बाहर की तरह लग रहा है। ठीक वैसे आप सही समझे, मतलब आपका लॉजिक भी सेम सही है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है, ओके। और यहां पर क्या होता है, एनर्जी अंदर जाता है, मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट एनर्जी यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो फिर ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। वैसे जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंडोथर्मिक का ही एग्जांपल होते हैं। वैसे सभी एंडोथर्मिक ये नहीं होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होते, बट जो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सभी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। वैसे ये तो एनर्जी से ही होता है। अच्छा, तो फिर एनर्जी से होता है, तो फिर कुछ तो एनर्जी है हीट एनर्जी, कुछ है लाइट एनर्जी और कुछ है क्या है, लाइट एनर्जी और एक है इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर इन तीनों अलग अलग एनर्जी के लिए हम इसको भी तीन तरह से डिवाइड कर लेते हैं। पहले इसे समझ लें या फिर इसे, चलो इसे ही पहले समझ लेते हैं। ओके देखो एक्सोथर्मिक जो है ना, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले। देखो CaO प्लस H2O gives CaOH twice, पहले से पता है आपको, लेकिन इसके साथ हीट भी निकलता है, तो फिर ये हो गया एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल। ओके, एंडोथर्मिक एग्जांपल, अरे यहां पर ही है यार। वैसे एक्सोथर्मिक जो है ना, ये रेस्पिरेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। अगर तुम कुछ वेजिटेबल्स को अगर डिकम्पोज करवाने के लिए अगर फेंक लिए, अगर जमीन में या फिर कहां पर भी, वहां पर अगर फेंक लेते हो, तो फिर वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहां पर भी हीट जो है वो रिलीज होता है। अब एंडोथर्मिक की बात करें, फोटोसिंथेसिस, वो एक एंडोथर्मिक है। सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, उस एनर्जी के लिए, मतलब वो रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, सनलाइट, ओके, तो फिर वो हो गया एंडोथर्मिक। वैसे जो एनर्जी चाहिए होता है, अगर वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में चाहिए, तो फिर अगर पहले समझ लेते हैं हीट के टर्म में। अगर हीट के फॉर्म में अगर एनर्जी यूज हो रहा है, तो फिर हम उसे बोलते हैं थर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी यूज हो रहा है, ओके, यही है एग्जांपल। ओके, ये भी एग्जांपल है। अब देखो आगे क्या है, आगे अगर तुम लाइट को यूज करोगे, अच्छा लाइट को यूज करोगे, तो फिर क्या होगा, उसे हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, ओके। फोटोन पार्टिकल वो लाइट होता है, ओके। फोटो जो टर्म है वो फोटोसिंथेसिस, लाइट के वजह से फोटोसिंथेसिस। फोटो जो टर्म है ना, वो लाइट के साथ ही रिलेटेड है। फोटो भी कैसे उड़ता है यार, लाइट नहीं होगा तो नहीं उड़ेगा। तो भी देखो फोटोलाइसिस जो है वो एनर्जी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। इसका कुछ एग्जांपल दीजिए, तो फिर इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे बन गया हमारा ये 2AgBr, लाइट में मतलब Hb लिखते हैं, ओके, Hb, ये बन जाता है 2Ag प्लस Br2। अब देखो ये भी है 2AgCl, यहां पर Hb है, तो फिर ये बन जाता है 2Ag प्लस Cl2, ओके। यहाँ पर Br2 था, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर 2Ag था, यहाँ पर भी 2Ag है, और यहाँ पर 2AgBr था, यहाँ पर 2AgCl है, ओके। ये दोनों जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, और ये जो दोनों रिएक्शन है ये फोटोलाइसिस या फिर फोटोलाइसिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स है, ओके। फोटोलाइसिस समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसमें जो एनर्जी यूज होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज होता है। एग्जाम्पल, ओके। पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हार्ड लेते हैं, दोनों इजी है। NaCl वो इलेक्ट्रिसिटी में
इलेक्ट्रिसिटी में, ओके, इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है Na और Cl से, NaCl, ओके, Na प्लस Cl माइनस, ओके, ऐसे बन जाता है। Na एंड Cl में वो डिकम्पोज हो जाता है। ये था पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2H2O। ये भी इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, बन जाता है हमारा प्यारा H2, नहीं प्यारा H2 नहीं, हमारा प्यारा ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन प्यारा नहीं, ये तो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। अच्छा, आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी है यार मैंने, तब से यार डिकम्पोजिशन, यार डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब नाम से समझ में आ रहा है डिकम्पोज हो रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसका अगले वाला रिएक्शन है, इसका अगले वाला रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। गलत बोल दिया यार। देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो वो तीन तरह के होते हैं, एक है थर्मल, एक है फोटोलाइसिस और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मल का जो एग्जांपल है वो है CaCO3, उसको हीट जब करते हैं, थर्मल में क्या होता है, हीट एनर्जी यूज होता है, फोटोलाइसिस में लाइट एनर्जी यूज होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। थर्मल का एग्जांपल हो गया CaCO3 ऑन हीटिंग CaO प्लस CO2, और फोटोलाइसिस का हो गया 2AgBr ऑन सनलाइट, वो बन जाता है हमारा 2Ag and Br2, और सिमिलरली 2AgCl, उसको जब लाइट एनर्जी हम देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 2Ag प्लस Cl2, ओके। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या होता है, NaCl ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा NaCl जो था वो बन गया Na एंड Cl, और जो H2O था वो क्या बन जाता है H2 एंड O2, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो से। अच्छा, अब तुम्हें पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, जो मैंने गलत लिख लिया था पहले, डिकम्पोजिशन को डिस्प्लेसमेंट लिख लिया था, तो फिर हम अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तब से आ गया था हमारे हेडिंग को, अब तो आजा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, वो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। भाई अच्छा बात नहीं है ये, अच्छा बात है यार, बड़े लोगों के लिए सब अच्छा होता है। यहाँ पर भी कुछ बड़े मतलब यहाँ पर अमीर नहीं है, यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव जो है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा अमीर है वो क्या करते हैं, पुअर को हटा देते हैं। अरे भाई हट तू यहाँ से। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, या फिर पहले हम जो सीरीज है उसको ही देख लेते हैं। देखो वो जो है ओके, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, ओके, फिर जिंक, फिर आता है हमारा Fe, ओके, और आगे क्या है, कोबाल्ट, ओके, लीड, शायद लीड पहले आता है, फिर कोबाल्ट, लीड, फिर कोबाल्ट, ओके, लीड, कोबाल्ट, फिर आता है हमारा हाइड्रोजन, फिर कॉपर, ओके, फिर आता है हमारा Hg, फिर Ag, फिर Au, फिर Pt, ओके। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ये ज्यादा अमीर है। फिर ये फिलहाल तुम्हें बस इस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए, बस कहाँ गया जिंक वगैरह सब, हाँ यहाँ पर ये भी नहीं चाहिए, ओके, इसे भी हटाओ। तुम्हें बस इतना याद रखना है भाई, देखो यहाँ पर तुम्हें बस ये तीन का रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा सबसे आगे है और कौन पीछे है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तुम्हें बस इस चैप्टर में बस ये तीन ही याद रखना है, ये काफी है तुम्हारी इस चैप्टर के लिए। वैसे तुम थर्ड चैप्टर में इसे तुम और सही से जानोगे, ओके। तो इस चैप्टर के लिए तुम्हें ये तीन ही जानना है कि पहले जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, ओके।
ये तो तुम्हें पूरा याद ही रहना चाहिए। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे ज्यादा जो अमीर होगा या फिर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो नॉन मतलब उससे जो कम रिएक्टिव होगा उसे वो डिस्प्लेस करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, एक एटम होता है और एक ग्रुप ऑफ एटम होता है, या फिर एक आयन होता है एक ग्रुप ऑफ आयन होता है, ऐसा होता है। और जो रिएक्टिव होता है ना वो क्या होता है, वो बाहर अकेला होता है, और जो नॉन रिएक्टिव होता है वो एक कंपाउंड में होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, समझोगे। Zn प्लस 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 CuSO4। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, Cu प्लस ZnSO4। ओके, बोलो तुम बोलो इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होने वाला है एंड कौन सा रिएक्शन नहीं होने वाला। जल्दी बोलो, पॉज करो, कमेंट करो, जल्दी। देख के मत बोलना, चीटिंग नहीं, बुक भी नहीं, खुद से ट्राई करो। मैंने बोला ना अभी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो फिर देखो यहाँ पे क्या है ना, Zn जो है वो कॉपर से, यहाँ पर देखो Zn एंड कॉपर ही यूज हुआ है, आयरन यूज नहीं हुआ है। तो फिर हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर जिंक ही कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर जिंक इसका जगह ले लेता है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया। अगर यहां से जिंक अगर इधर आ जाएगा और कॉपर अगर इधर आ जाएगा तो फिर जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर लिया। अरे ये तो नहीं हो सकता, कॉपर कैसे जिंक को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो फिर ये गलत है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर तुम ऐसे कुछ करोगे ना तो फिर वो ऐसे ही रहेगा, ये रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर तुम ये करते हो तो फिर फटाक से जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके इसके जगह पर आ जाएगा। ओके, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो अगर तुम यहां पर एक और वाल लिख लोगे ना, डबल, तो ये तुम्हारा फोर्थ टाइप का रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे क्या होता है, जैसे यहां पर एक आयन था या फिर एक एटम था और एक ग्रुप ऑफ एटम था या फिर एक ग्रुप ऑफ आयन था, वैसे इसमें क्या होता है, दोनों ग्रुप ऑफ एटम होते हैं या फिर दोनों ग्रुप ऑफ आयन होते हैं। ओके, तो फिर इसमें क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। अगर यहां पर ZnCl2 था, हाँ ZnCl2 था तो क्या होता, Zn Cu को डिस्प्लेस करता, Cu Zn को डिस्प्लेस करता, Cl2 के पास Cu चला आता एंड SO4 के पास Zn चला आता। ओके, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैंने बस इसे बोल दिया। तो इसका एग्जांपल जो है वो है AgNO3 प्लस 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 NaBr। अब देखो ये रिएक्शन में क्या होगा ना, Ag जो है ये Na को डिस्प्लेस करेगा और Na जो है ये Ag को डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसका जगह ये ले लेगा, इसका जगह ये ले लेगा। तो फिर देखो यहां पर क्या होगा, AgBr प्लस NaNO3, फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ये रिएक्शन ऐसा बन जाएगा। ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ना, वो भी यहाँ पर मतलब एक एसिड और एक बेस, तो फिर वो न्यूट्रलाइज बनके क्या बन जाएंगे, वाटर एंड जो सॉल्ट। ओके, वैसे अगर यहाँ पर ये एग्जांपल लेंगे H2SO4 क्या एक एसिड है और एक बेस लेना है हमें, और बेस है हमारा NaOH। ओके, अब देखो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा H जो है वो Na की जगह ले लेगा और Na जो है वो H की जगह ले लेगा। अब देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, H इधर जाएगा तो फिर क्या होगा, H2OH, ये वाटर ही बन जाएगा। ओके, वाटर। और जो Na है, Na यहां पर आया के या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, Na2SO4, Na2SO4। तो फिर ये क्या है ना, ये एक सॉल्ट है, Na2SO4 जो है वो एक सॉल्ट है और जो वाटर है वो वाटर ही है यार। ओके, तो फिर ये यहाँ पर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो जाता है। अब ऐसे हम यहाँ पर एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, NaSO4 प्लस Br
Cl2। ये जब रिएक्शन होता है ना तो फॉर्म क्या होता है, मतलब सेम डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है वैसे ही होगा। Br जो है वो ऐसे SO2 SO4 के पास आ जाएगा, BrSO4 प्लस NaCl। ऐसे यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, हम यहाँ पर ऐसे करेंगे BrSO4 प्लस 2 NaCl हो गया हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और रिएक्शन। ओके, यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर वाटर आता कैसे है यार, वाटर आता कैसे, हाइड्रोजन का H होता है एंड हाइड्रोजन कैसे है, एसिड के पास H+ आयन होता है और बेसिस के पास OH, तो फिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अरे जब हो रहा है मतलब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो फिर क्या होगा, H जो है वो उसका उस कंपाउंड के पास आ जाएगा, उस कंपाउंड से Na एलिमेंट को हटा लेगा। अगर उसको हटा लेता है तो फिर क्या होगा, ये वाटर बन जाएंगे। एक तो वाटर बन गया और एक सॉल्ट बन गया, ऐसा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके वजह से H2 मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर भी होता है। और ये हमने 2 एग्जांपल भी देख लिए। ओके, इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अरे आप बोलोगे अरे अभी तो देखे ना टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस 4 तरह के होते हैं। अरे हाँ वो तो देखे हमने, बट अभी हमें देखना है कि वो जो टाइप ऑफ चेंज है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। मतलब ये है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है या एक से दोनों हो रहे हैं। देखो पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन समझाता हूं। ऑक्सीडेशन मतलब नाम से आपको पता चल रहा है ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन ओके, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो फिर हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो इसको हम एक और तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो है हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जो सबसे अच्छा टर्म है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मतलब एक एलिमेंट से या फिर एक एटॉम एक कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के और कहां जा रहे हैं या फिर वो अलग ही हो गए, एक अलग फॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये हो गया Zn, ये क्या बन जाता है Zn2 प्लस और यहां पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब ये 2 प्लस कैसे बना, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तब उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मानना क्या है यार, देखो Zn के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब मान लो इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन क्यों ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। तो फिर अगर मान लो इसके पास था नेगेटिव चार्ज 10 और यहाँ पर था 10 और इसने 2 लूज कर लिया और ये बन गया 8 और ये बन गया 10, ये बन गया -8, ये बन गया 10, तो फिर इसके पास पॉजिटिव चार्ज 2 आ जाएगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो फिर ये +2 हो जाएगा, और अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो फिर वो गायब तो नहीं हो जाएगा, उधर ही रुकेगा। तो फिर Zn कन्वर्टेड हो गया, मतलब ये बन गया Zn2 प्लस और O2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल हाइड्रोजन के रिमूवल में। अब देखो कहां पर भी अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो भी एक ऑक्सीडेशन ही है। अब पहले हम रिडक्शन भी समझ लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो पूरा ऑपोजिट होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो ऐड हो रहा था, यहां पर क्या होगा, रिमूव। यहां पर हाइड्रोजन जो था वो रिमूव हो रहा था, यहां पर होगा हाइड्रोजन का एडिशन। अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो फिर हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। और यहां पर था इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और यहां पर बन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन। अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यही है बस, जैसे कॉम्बिनेशन का उल्टा था डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट ही आता है यार। देखो जैसे इसका जो उल्टा था वो कॉम्बिनेशन का उल्टा था डिकम्पोजिशन, ठीक वैसे यहाँ पर Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है हमारा Zn। अब देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन अलग थे, अब ये इनके साथ कंबाइन कर लिए।
ओके, इसके साथ कंबाइन करके Zn बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पर और जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐड हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर अलग से थे, अब वो इनमें मिल गए हैं, तो फिर ये ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, तो फिर ये बन गया रिडक्शन। ओके, समझ गए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के टर्म में। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टर्म में। मतलब ऑक्सीडेशन को हम ऐसे ही तो बोलते थे ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीडेशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर उसके केस में हम उसे कैसे समझाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो, इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ, थोड़ा जगह बनाना है यार, सही से इतना कम लिस्ट। देखो 2Cu प्लस O2, ये क्या बनता है? ये कुछ ऐसा बनता है ना, 2CuO कॉपर ऑक्साइड। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो ऑक्सीजन जो बाहर था वो इसमें ऐड हो रहा है, मतलब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वाह, तो ये बन गया हमारा ऑक्सीडेशन। ओके, समझ गए ऑक्सीडेशन। कुछ और समझो, तो ये बन गया 2H2S प्लस O2। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है, मतलब H2O। ओके, यहाँ पे 2H2O होगा, ओके 2H2O प्लस S। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है ना, ओ यहां पर S जो था वो अलग है, मतलब देखो यहां पर S जो था वो S है, लेकिन यहां पे जो H था वो H यहां से निकल चुका है। यहां पे S था, S के साथ क्या था? S था, मतलब हाइड्रोजन था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, बट ये हाइड्रोजन यहां से निकल कर ऑक्सीजन के साथ मिल गया है। हाइड्रोजन निकल गया है, बस टर्म को सही से समझो, हाइड्रोजन यहां से निकल गया है, तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन निकलता है मतलब ऑक्सीडेशन। बस, ये भी था ऑक्सीडेशन, ये भी था ऑक्सीडेशन, और जेटिन का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो भी था ऑक्सीडेशन। अब देखो ये ऑक्सीडेशन का तीनों एग्जांपल हो गया है। रिडक्शन उसका उल्टा ही होता है। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का रिमूवल होता है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाता है, या फिर हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन कैसे ऐड होता है? Na प्लस H, ये क्या होता है? NaH। यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। अच्छा, ये है क्या? ये है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड। अच्छा देखो यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये है रिडक्शन। अच्छा, ऐसा होता है रिडक्शन। अब जिसमें ना दोनों होते हैं, रिडक्शन भी होता है साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडक्शन से आर आया है, ReD आया है, और ऑक्सीडेशन से OX आया है, रेड ऑक्स, ब्लू ऑक्स, रेड ऑक्स। ओके, वैसे रिडक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता हो। ओके, KClO3, ये बन जाता है हमारा K प्लस Cl प्लस O2। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन चेंज हो, मतलब उससे बाहर निकल रहा है। अच्छा, ये कौन सा एग्जांपल है, मतलब कौन सा टाइप का रिएक्शन है? हाँ, रिडक्शन तो है ही, साथ में और कौन सा है? मैंने जो 4 बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बोला था, उस 4 में से ये कौन सा वाला है? आप बोलोगे डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन यहाँ पर तो कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है। हाँ, एनर्जी है भाई, यहाँ पर हीट एनर्जी है, हीट है। ओके, हीट में ये डिकम्पोज होता है KCl and O2 के, तो फिर ये डिकम्पोजिशन भी है, साथ में रिडक्शन भी है। अच्छा, अब देखते हैं रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन का हम पहले एक एग्जांपल से लेते हैं, मतलब एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल है MnO2 प्लस HCl। वैसे ये एग्जांपल जो है ना, हमने बैलेंस करते वक्त ही हमने इसका एग्जांपल ले लिया था,
ओके, मतलब इसको बैलेंस हमने पहले से कर लिया था इस बार रिएक्शन को। फिर हम यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होता है, MnO2 प्लस HCl, ये प्रोडक्ट साइड में क्या बनाता है, ये बनाता है MnCl2। ओके, और क्या बनता है Cl2 प्लस H2O। अब तुम्हें यहां पर ऑक्सीडेशन ढूंढना है एंड साथ में रिडक्शन ढूंढना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, जल्दी जल्दी। देखो, तुम्हें अगर ऐसा कुछ दिखेगा, देखो इन दोनों को देखो सही से। Mn के पास O2 था, मतलब ऑक्सीजन था, और अभी ऑक्सीजन नहीं है प्रोडक्ट साइड में, तो फिर ये क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल है। और ऑक्सीजन का रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा रिडक्शन। आर से डिनोट करते हैं, वैसे इसका कोई ऐसा नहीं है, मैं बस आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं आर से। ओके, अब देखो यहाँ पर HCl था, अब देखो यहाँ पर ओनली Cl2 है, मतलब यहां से H निकल गया है, मतलब H का रिमूवल को क्या बोलते हैं, H का रिमूवल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये है रिडक्शन। ओके, ये हो गया दोनों, तो फिर ये है रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों रिएक्शन ना साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हो तो फिर हम उसको रिडक्स बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 11th क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ है। रिडक्स रिएक्शन को ही यूज करके हम केमिकल को, रिएक्शन को जो है उनको हम बैलेंस करते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे रिएक्शन है, वो लगभग मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, लगभग सभी टाइप के रिएक्शन जो है वो रिडक्स रिएक्शन के ही पार्ट होते हैं। उसमें जो भी एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उनका रिडक्ट मतलब रिमूवल होता है या फिर एडिशन होता है, लगभग सभी में नहीं होता है। ओके, क्लास 11 में आपको इसके बारे में बहुत जानने को मिलेगा। अब हम देखते हैं, रिडक्स रिएक्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं कोलिजन के बारे में। ये क्या होता है, देखो ये क्या है ना, जैसे मेटल जो होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही सराउंडिंग में ओपन रख लेंगे तो फिर सभी मेटल नहीं होते। एल्यूमिनियम के साथ ये कोलिजन जो ये प्रूवन नहीं है, लेकिन बाकी सभी के साथ क्या होता है ना, अगर तुम इसे ऐसे ही बाहर रख लोगे तो फिर क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज कर लेंगे। ऐसे मतलब बहुत सारी कीमती है, जैसे हमारा हो गया गोल्ड, प्लैटिनम। ओके, ये सब रिएक्ट इतना नहीं करते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जो कि ऐसे एटमॉस्फेयर में वो एयर के साथ हो गया, ओके, जो ह्यूमिडिटी होता है उसके वाटर पार्टिकल्स के साथ हो गया, और जो एटमॉस्फेयर में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके या फिर ऑक्सीडाइज करके क्या बनते हैं, मतलब रोस्ट हो जाते हैं। जैसे आयरन बन जाता है रोस्टिंग। ओके, इस रोस्ट होने के बाद देखो, तुम आयरन को अगर पहले बार खरीद के लाओगे तो फिर वो शाइनी होता है, मतलब बहुत शाइन करता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद क्या हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब रेडिश ब्राउन कलर से एक उसके ऊपर कोट पड़ जाता है, कोटिंग हो जाता है, वही होता है जो रोस्टिंग होता है। अब देखो सभी में अलग अलग कलर होते हैं, मतलब जैसे हो गया हमारे कॉपर के लिए ग्रीन कलर हो जाता है, उसका अगर रोस्टिंग हो जाता है, उसका अगर रोस्ट बन जाता है, या फिर अगर वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, या फिर तुम बोल दो अगर वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिएक्शन उसके साथ हो जाता है तो फिर वो ग्रीन कलर का बन जाता है। वैसे सिल्वर जो है उसमें ब्लैक कलर हो जाता है, जैसे आयरन में रेडिश ब्राउन होके वो रोस्ट हो जाता है। और ये जो कोलिजन है, ये एक वेस्टेबल प्रोसेस है यार। इसमें ना टॉन्स ऑफ मेटल जो है हमारा बेकार में चले जाते हैं। रेलवे हो गया, ब्रिजेस हो गया, सब में जो आयरन पार्टिकल, वैसे आयरन जो है ना, आयरन आर्टिकल, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मतलब हर साल टॉन्स ऑफ आयरन को हम चेंज करना पड़ता है, मतलब वो रोस्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें चेंज करना पड़ता है हर साल। ओके, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक वैसे ही क्या होता है ना, ये जैसे मेटल के साथ हो रहा था, मेटल सर स्लोली हिटन बाय केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या फिर एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वैसे वो रिएक्शन होता है जिसके वजह से ये कोलिजन होता है। वैसे रेंसिडिटी एक और टॉपिक है, ये क्या है, जैसे ये जो कोलिजन था ये जो मेटल के साथ हो रहा था, वैसे रेंसिडिटी जो होता है ना, ये ऑयल एंड फैट के साथ होता है, ऑयल एंड फैट के साथ होता है। ये भी
वही ऑक्सीडेशन होता है, उनके साथ भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। अच्छा, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना। अच्छा, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो फिर खाना क्या होता है? अगर खाना ऑयल या फिर फैट जो होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उनका जो टेस्ट या फिर जो स्मेल होता है, ऑर्डर होता है, वो चेंज हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए। अच्छा, हम इसे कैसे रोकेंगे? देखो, कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, उनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो फिर हमारा रेंसिडिटी नहीं होगा। या फिर हम उन्हें एयर टाइट कंडीशन में रखेंगे। ओके, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में, और उनमें भी ना नाइट्रोजन को भर लेंगे, नाइट्रोजन गैस को भर लेंगे। ओके, नाइट्रोजन को क्यों भरेंगे? नाइट्रोजन जो है ना, मतलब जो चिप्स आप खरीदते हो उसमें भी, उसके अंदर भी जो हवा होता है वो नाइट्रोजन का ही होता है। क्यों नाइट्रोजन का होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को होने इजीली नहीं देते, मतलब वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते। ओके, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो फिर और क्या करके हम इसे प्रिवेंट करेंगे? डायरेक्ट सनलाइट से उसे नहीं रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में भी क्या होता है? वो रेंसिडिटी इजीली हो जाएगा, या फिर वो ऑक्सीडाइजेशन जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है? रेफ्रिजरेटर में रखना है उसे। ओके, वैसे करके हमें रखना है, वैसे गर्मी नहीं देना है उसे, रेफ्रिजरेटर में रखना है, या फिर सनलाइट से दूर रखना है उसे, एयरटाइट कंटेनर में रखना है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ रखना है। ऐसा करके हम रेंसिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर एक बार रेंसिडिटी हो गया ना, तो फिर उसे हम और चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज ऐसे कुछ केमिकल चेंज जैसे जो जिसको हम पहले वाले, मतलब उनका जो इनिशियल जो भी आइडेंटिटी या फिर जो नेचर था वो तो चेंज हो गया है, अब वो पहले वाले स्टेट को नहीं आने वाले हैं। ओके, तो फिर ये था रेंसिडिटी की कहानी। और क्या बताऊं, पूरा चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो गया। जाने का तो मन नहीं था, लेकिन अभी तो जाना ही पड़ेगा। चलो बाय।